तो भाइयों कॉनर मैग्रेगर की यूएफसी फाइट फाइनली अनाउंस हो चुकी है। 4 साल से हमको जिसका वेट था कि कॉनर कब फाइट करेगा, अब यहाँ पे फाइनली ऑफिशियल यूएफसी की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी है। जी हाँ, कॉनर मैग्रेगर और मैक्स हॉलोवे के बीच में एक बहुत बड़ी यूएफसी फाइट यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉनर मैग्रेगर की इस फाइट के बारे में, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कॉनर मैग्रेगर इतना बड़ा कमबैक करने वाला है, क्या कॉनर मैग्रेगर मैक्स हॉलोवे को यहां पर हरा सकता है इस फाइट के अंदर, क्या ये ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम होने वाला है यूएफसी के अंदर। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों कल हुआ था नेटफ्लिक्स एमएमए इवेंट जिसमें रोंडा राउजी, फ्रांसिस एंगानू, नेट डियाज जैसे फाइटर्स फाइट कर रहे थे। इस इवेंट के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और भाइयों इसी इवेंट के अंदर अपने लाइट वेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर अरमान सारूकियन की वापस से एक फाइटर के साथ ब्रॉल हो गई। ऑब्वियसली भाइयों अरमान सारूकियन किसी इवेंट में गया है, उसमें लड़ाई ना हो, ब्रॉल ना हो अरमान सारूकियन की, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों फाइनली यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की फाइट अनाउंस हो चुकी है। इतने सालों से हम सबको जो इंतजार था, इतने र्यूमर्स, पता नहीं भाइयों, अगर मेरी खुद की वीडियोस भी ले लो, सबकी वीडियोस मिला के मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग कैटलॉग ही बन जाएगी कॉनर मैग्रेगर फाइट अपडेट की। तो डेफिनेटली सारी वीडियोस का अब यहाँ पर अंत यही हुआ है, कॉनर मैग्रेगर की फाइट फिक्स हो चुकी है। यूएफसी 329 इवेंट के अंदर ये फाइट होगी, जो कि जुलाई के अंदर इवेंट होने वाला है यूएफसी का, और 12 जुलाई 2026 को कॉनर मैग्रेगर की मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी वेल्टर वेट डिवीजन में फाइट होने वाली है। और भाइयों आप सबको एग्जैक्टली बताऊं, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज से सिर्फ 55 डेज का टाइम बचा हुआ है कॉनर मैग्रेगर की फाइट होने में। मैं तो भाइयों पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सबको इसकी रूमर्स बता दी थी कि ये फाइट की पॉसिबिलिटीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही है, और जब भी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आती है तभी मैं आप सबको कवर करके बताता हूं। अब मैं भाइयों पर्सनली क्यों इतना ज्यादा खुश हो रहा हूं, क्योंकि मैंने आप सबको हमेशा बताया, मैंने ये चैनल 2022 में स्टार्ट करा था, और उसके बाद से जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा कभी भी कॉनर मैग्रेगर की फाइट नहीं हुई है। और मैंने हमेशा आप सबको बोला है कि आप सबको एज अ व्यूअर्स, एज अ सब्सक्राइबर्स भी आप सबको मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार विटनेस करो कॉनर मैग्रेगर की फाइट वीक, कॉनर मैग्रेगर का फाइटिंग इवेंट कैसा होता है, किस लेवल की हाइप होती है। आप सबको अगर फील हुई होगी हामजाद वर्सेस स्ट्रिकलैंड वाली फाइट में कुछ हाइप, कुछ ऐसी ट्रैश टॉकिंग फील हुई होगी, उसका भी 10 टाइम्स ज्यादा आपको फील होने वाला है कॉनर मैग्रेगर की फाइट इवेंट के अंदर। और मैं खुद को तो बहुत ज्यादा लकी मानता हूं इस बारे में कि मैंने बहुत सारे ग्रेट चैंपियंस की फाइट वीक को विटनेस करा है। मैंने एंडरसन सिल्वा की फाइट वीक भी विटनेस करी है, ब्रॉक लेसनर की फाइट वीक भी विटनेस करी है, कॉनर मैग्रेगर की तो 2-3 फाइट वीक्स विटनेस करी है, हबीब वाली फाइट वीक भी यहाँ पर विटनेस करी थी, यूएफसी 229 वाली। और अब भाइयों आप सब भी यहाँ पर यूएफसी 329 की फाइट वीक को यहाँ पर विटनेस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली भाइयों एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, 55 डेज जल्दी से पार हो यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर की फाइट देखने को मिले। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कॉनर मैग्रेगर का जो कमबैक है, बहुत सारे लोग और खुद कॉनर मैग्रेगर ने इसको एडवर्टाइज करा है द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम के लिए। और यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर का ये ग्रेटेस्ट कमबैक जो कर रहा है, क्या सच में यहाँ पर वो विक्ट्री ले पाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एक भी फाइटर के लिए, किसी भी फाइटर के लिए, रिगार्डलेस हो कॉनर मैग्रेगर हो या कोई और फाइटर हो, विक्ट्री। क्या यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर 2026 में मैक्स हॉलोवे को हरा पाएगा? ऑब्वियसली अगर आप रियलिस्टिकली मुझसे पूछोगे, कॉनर मैग्रेगर ने पिछले 5 साल से फाइट नहीं करी है, इंजुरी के साथ वो स्पोर्ट से बाहर गया था। मैक्स हॉलोवे भले अपनी लास्ट फाइट हारा हो, बट स्टिल बहुत डेंजरस है वो, और उसके पास बीएमएफ टाइटल भी था अभी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था वो। लाइट वेट डिवीजन में भी जस्टिन गेची को ब्रूटली नॉकआउट करा था यूएफसी 300 में। अगर आप मुझसे एक रियलिस्टिक ऑड्स मानोगे तो किसके फेवर में कितने % फाइट जाती है? मुझे अभी के हिसाब से ऐसा लगता है कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की फाइट ये 60-40 फाइट है, या 65-35 ऐसा मान सकते हो। 65% फेवर यहाँ पे मैक्स हॉलोवे के लिए और 35% कॉनर मैग्रेगर के लिए, क्योंकि भाई उसके रीजंस मैंने आपको बताया। कॉनर मैग्रेगर की एज हो चुकी है, मानो ना मानो, भले ये कॉनर मैग्रेगर है, बट एज एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सारे फाइटर्स को, स्पेशली स्ट्राइकिंग वाले फाइटर्स को बहुत स्लो डाउन करता है। इनएक्टिविटी है बहुत ज्यादा, 5 साल से यहां से फाइट नहीं करी है, सामने एक यंगर अपोनेंट है, एक फ्रेशर अपोनेंट है, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कॉनर मैग्रेगर को। तो 35% चांसेस भी मैंने एक बहुत ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम रीच करके दिया है यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर को। बट भाइयों विद दैट बीइंग सेड, सारी चीजें, सारे एनालिसिस
डिस्कस करने के बाद भी यहाँ पर एक चीज बोली जा सकती है, इन सबको साइड में रखो, क्योंकि भाई ये है कॉनर मैग्रेगर। ये कब क्या पुल ऑफ कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। फर्स्ट टाइम 2 डिवीजन चैंपियन बनाता है ये। उस टाइम भी किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई भी यूएफसी फाइटर 2 वेट क्लासेस में चैंपियन बन सकता है। और जिनको यहाँ पर यूएफसी की ज्यादा यहाँ पर डीप नॉलेज नहीं है, ये जो फाइट हो रही है कॉनर मैग्रेगर मैक्स हॉलोवे के बीच में, ये एक रीमैच फाइट है। कॉनर मैग्रेगर और मैक्स हॉलोवे की पहले भी यूएफसी के अंदर फाइट हो रखी है, आज से 13 साल पहले। और उस टाइम पे भी कॉनर मैग्रेगर ने मैक्स हॉलोवे को हराया था, और उस टाइम पे उस फाइट में तो सिंगल लेग पे हरा दिया था। सेकंड राउंड के अंदर ही कॉनर मैग्रेगर का नी यहाँ पे जवाब दे गया था। बट ऐसा कहते हैं सिंगल लेग पे यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर ने मैक्स हॉलोवे को अपनी फर्स्ट फाइट में हरा दिया था। तो 2013 में इनकी फाइट हुई थी। उस समय ये कॉनर मैग्रेगर की भी सेकंड यूएफसी फाइट थी। आप मतलब देख सकते हो कॉनर के यूएफसी अपोनेंट्स भी कितने खतरनाक रहे हैं। पूरे डाउन द लाइन उसने सिर्फ किलर्स को फाइट करा है। मैक्स हॉलोवे हो गया, अपनी सेकंड फाइट में मैक्स हॉलोवे को फाइट कर रहा था। फिर फेदरवेट डिवीजन में डस्टिन पोरियर से फाइट करी, चैड मेंडिस, होजे आल्डो। फिर लाइट वेट डिवीजन में हबीब नुरमागोमेडोव, डस्टिन पोरियर। मतलब भाई इसने सिर्फ किलर्स से ही फाइट करी है। तो डेफिनेटली इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सारी एनालिसिस, सारे प्रेडिक्शन, सब कुछ एक तरफ भाई और कॉनर मैग्रेगर एक तरफ, क्योंकि वो कब कौन सा अपसेट पुल ऑफ कर दे उसका कोई भरोसा नहीं होता। और आज भी भाइयों मैं देख रहा था, कॉमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर को। शायद वो भूल चुके हैं कि कॉनर मैग्रेगर भी अपने आप में एक स्ट्राइकर है। मैक्स हॉलोवे की बॉक्सिंग अच्छी है डेफिनेटली, बट कॉनर मैग्रेगर स्ट्राइकिंग में जाना जाता है अपनी पावर के लिए। कॉनर मैग्रेगर अपने लेफ्ट हैंड से किसी को भी एट अ गिवन डे आज भी रैटल आउट कर सकता है। और एज के साथ भाई जो सबसे लास्ट चीज जाती है वो होती है पावर। पावर हमेशा रिटेन रहती है फाइटर की, स्पीड वगैरह जाती है, तो पावर डेफिनेटली अभी भी कॉनर मैग्रेगर पूरी तरीके से कैरी कर रहा होगा। और एक और चीज भाई जो कॉनर मैग्रेगर के फेवर में मुझे ऐसा लगता है जा सकती है, वो ये है कि ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में स्केड्यूल्ड है। ऑब्वियसली कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन में पास्ट में भी फाइट्स कर रखी है। डोनाल्ड सेरोनी को उसने वेल्टरवेट डिवीजन में बहुत बुरी तरीके से हराया था। उसमें वो काफी अच्छा, हेल्दी और काफी सही उसका वेट एप्ट दिख रहा था वेल्टरवेट डिवीजन में। बट मैक्स हॉलोवे ने वेल्टरवेट में फाइट नहीं कर रखी है। मैक्स हॉलोवे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वेल्टरवेट का। और चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट भी मैक्स हॉलोवे थोड़ा यहाँ पे अंडर साइज दिख रहा था। लाइट वेट डिवीजन के अंदर वो फाइट थी, तो वेल्टरवेट में थोड़ा अंडर साइज्ड हो सकता है मैक्स हॉलोवे। मे बी ऐसा हो सकता है, दोनों जब लाइंड अप होंगे यहाँ पर, फेस ऑफ वगैरह होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी, तब बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको देख के। और भाइयों जरा सोचो, इन दोनों के बीच में पहले जैसी इनकी फर्स्ट फाइट थी, डिसीजन तक फाइट जा रही है, और लास्ट में इन दोनों ने बैटल आउट करने का सोचा सेंटर ऑफ द रिंग में। कॉनर मैग्रेगर, मैक्स हॉलोवे एक साथ ब्रॉल आउट कर रहे हैं ऑक्टागन के सेंटर में। ओ भाई साहब, क्या जो सीन निकल के आएगा। भाइयों कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन हो तो मजा आ जाएगा आप सबको आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस फाइट के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाइयों डिस्कस करते हैं यहाँ पर कल जो एक इवेंट हुआ था, नेटफ्लिक्स एमएमए इवेंट, जिसके बारे में मैंने आप सबको अपडेट किया था। बहुत बढ़िया इवेंट किया। इसके रिजल्ट्स के बारे में सबसे पहले आप सबको बताता हूँ। ऑब्वियसली नेट डियाज वर्सेस माइक पेरी की फाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नेट डियाज की फाइट को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया। माइक पेरी ने कुछ ज्यादा ही डैमेज कर दिया नेट डियाज को, कुछ ज्यादा ही खून यहाँ पे निकल के आने लग गया, और इतनी ब्लीडिंग के कारण यहाँ पर फाइट को स्टॉप कर दिया गया। अब ओवरऑल फाइट बहुत एंटरटेनिंग थी, बट भाइयों मुझे कुछ अपने ओपिनियंस यहाँ पे देने इस फाइट के बारे में, और ओवरऑल नेट डियाज एज अ फाइटर के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि नेट डियाज को अपनी सेफ्टी के लिए अब यहाँ पे प्रोफेशनल एमएमए बाउट्स करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाइयों जिस लेवल की ब्लीडिंग अभी हो रही थी, हाँ ऑब्वियसली ये ब्लीडिंग काफी ज्यादा सुपरफिशियल होती है। नेट डियाज को बहुत ज्यादा स्कार टिश्यू है, ये चीज मैं समझता हूं कि हाँ वो जल्दी कट हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत होती है नेट डियाज को, बट टू प्रोटेक्ट हिज ब्रेन, मुझे नहीं लगता है नेट डियाज के जो ब्रेन की हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो एक प्रॉपर सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर पाता, क्लियर साइंस ऑफ सीटी ही दिखता है। और ये जो ब्लडी फाइट्स होती हैं नेट डियाज ने अपने कैरियर में पूरे टाइम करी है, चाहे कोई सी भी फाइट उठा लो, लियोन एडवर्ड्स की फाइट उठा लो, कॉनर मैग्रेगर की फाइट उठा लो, दोनों फाइट्स ही बहुत ज्यादा ब्लडी निकल के आई थी। तो भाइयों मेरा सीधा सीधा यही मानना है कि नेट डियाज ने बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल डैमेज ले रखा है अपने ब्रेन पे। बेसिकली उनका ब्रेन अब वेजिटेबल बन चुका है अंदर से, तो मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पर एमएमए की प्रोफेशनल फाइट्स और करनी चाहिए। कल वाले इवेंट में भी माइक पेरी जैसे फाइटर के अगेंस्ट नेट डियाज इतना डैमेज ले रहा था, जो कि मेरे हिसाब से हेल्दी तो नहीं होने वाला है। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे बता सकते हो। फिर भाइयों यहाँ पे फ्रांसिस एनगानू ने नॉकआउट स्कोर करा, उसने अपने अपोनेंट को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया और दिखाया भाई, फ्रांसिस एनगानू ने अपनी पावर दिखाई। और इस फाइट में स्पेसिफिकली भाइयों फ्रांसिस एनगानू वो फ्रांसिस एनगानू नहीं था जो यूएफसी के हैवीवेट में था।
टेक्निकल फाइटिंग कर रहा है और जिस तरीके से नॉकआउट कर रहा है, पीछे जाते हुए काउंटर पंच में नॉकआउट कर रहा है। फ्रांसिस एनगानू तो व्हीलिंग पंचेस मारता था आगे जाते हुए फॉरवर्ड प्रेशर में, यहाँ पे पीछे जाते हुए काउंटर पंचिंग कर रहा है फ्रांसिस एनगानू। मतलब जो बॉक्सिंग फाइट्स करी है बहुत ज्यादा इफेक्ट तो करा है, फ्रांसिस एनगानू के गेम को इंप्रूव तो जरूर करा है। और जॉन जोन्स भी भाई वहाँ पे रिंग साइड पे प्रेजेंट था और जॉन जोन्स ने भी काफी सारे इंटरव्यूज दिए और उसने ऐसा कहा है कि उसकी फाइट यहाँ पे फ्रांसिस एनगानू और जॉन जोन्स की फाइट 100% होगी। बस चीज यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फ्रांसिस एनगानू यहाँ पर यूएफसी के बाहर है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट जॉन जोन्स एक यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में। और जॉन जोन्स का ऐसा कहना है कि वो अब ट्राई करेगा अपने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आने के लिए। डेना वाइट को फिलहाल फ्रांसिस एनगानू से कोई बिजनेस नहीं करना, तो ये फाइट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फ्रांसिस एनगानू यूएफसी नहीं आ सकता है और जॉन जोन्स को यहाँ पर यूएफसी छोड़ना होगा फ्रांसिस एनगानू से फाइट करने के लिए। अब भाइयों मेरा आप सब ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता भाइयों कि डेना वाइट इतनी इजिली जॉन जोन्स को भी जाने देने वाला है। जॉन जोन्स ने यहाँ पर टाइटल छोड़ा था, जॉन जोन्स के पास टाइटल था, वो एज अ चैंपियन उसने छोड़ा है स्पोर्ट को। तो मतलब भाई जॉन जोन्स के फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में अभी 4-5 फाइट्स भी बची हुई हो सकती है और जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर या फिर ये फाइट्स खत्म ना हो जाए, 4-5 फाइट्स लड़ ना ले यहाँ पे जॉन जोन्स, तब तक वो यूएफसी के बाहर कोई भी कंपटीशन या किसी और से फाइट नहीं कर सकता एमएमए के अंदर। और डेना वाइट और फ्रांसिस एनगानू के जैसे रिलेशन से मुझे नहीं लगता भाई डेना वाइट इतनी इजीली अलाउ करने वाला है यहाँ पे जॉन जोन्स को बाहर फाइट करने के लिए। फ्रांसिस एनगानू से तो बिल्कुल ही नहीं करने वाला, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो ये बहुत मुश्किल फाइट मुझे लग रही है। मैं तो भाई डेफिनेटली चाहूंगा फैंस का यहाँ पर हेल्प हो, फैंस के लिए यहाँ पर ये फाइट बन के निकल के आए, मजा आएगा इस फाइट को देखने में। फिर भाई मेन इवेंट जो वुमेन्स डिवीजन की फाइट थी उसमें सिर्फ 15 सेकंड के अंदर रोंडा राउजी ने जीना करैनो को यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बैंक लूटा है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीना करैनो को $1 मिलियन मिले हैं और रोंडा राउजी को $3 मिलियन के अराउंड मिले। तो मतलब इन दोनों ने मिलकर जेक पॉल को $4 मिलियन का लूटा है, सिर्फ 15 सेकंड की फाइट करी और इतने पैसे मिल गए इनको यहाँ पर। और ये फाइट भी बिल्कुल ही लैकलस्टर फाइट थी, सीधा रोंडा राउजी ने यहाँ पे टेक डाउन करा, जीना करैनो ने विदाउट एनी एफर्ट टेक डाउन दे दिया और वहां से फिर वो आम बार जो सबमिशन होता है यहाँ पर उस तरीके से फिनिश कर दिया उसको। और भाइयों इसी नेटफ्लिक्स के इवेंट के अंदर अरमान सारूकियन की वापस से एक फाइट हो गई। ऑब्वियसली भाइयों अरमान सारूकियन किसी इवेंट के अंदर हो, किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर हो, भले वो फाइट कर रहा हो या ना फाइट कर रहा हो, अरमान सारूकियन हेडलाइंस में आने का अपना रास्ता खोज ही लेता है। अरमान सारूकियन की नामो फजिल करके एक फाइटर के साथ यहाँ पर तू मैं हो गई बेसिकली। अब जिनको नहीं पता उनकी थोड़ी बैक स्टोरी उनको बता दूं। नामो फजिल कर्डिस्तान एक कंट्री है उससे आता है और अरमान सारूकियन ने कुछ टाइम पहले एक लाइव स्ट्रीम में कर्डिस्तान के लोगों को जिप्सीज वगैरह या कुछ तो ऐसा बोल दिया था, लूज स्टेटमेंट्स जो अरमान सारूकियन हमेशा देता है दूसरी कंट्रीज के लिए, अपने इंडिया के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उसने बोली है। सिमिलरली उसने कर्डिस्तान के लिए बोला और इस फाइटर ने उस टाइम पे भी उसको कॉल आउट करा था और जब फाइट जीतने के बाद उसने लेट्स टॉक अरमान ऐसा कुछ बोला। फिर जैसे ही वो वॉकआउट कर रहा था उस टाइम पे अरमान सारूकियन ने उससे फेस ऑफ करा, इन दोनों की कुछ तो बात हुई। फिर अरमान को इतना गुस्सा आ गया, वो उस समय ही फेंस क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था, फिर वो बैक स्टेज पे गया 3-4 अपने दोस्तों को लेके उसको उस फाइटर को पीटने के लिए। हालांकि भाई वहाँ पर उस टाइम पर सिक्योरिटी आ गई, इन दोनों की एक्चुअल कुछ भी ब्रॉल नहीं हो पाई, बट अरमान सारूकियन का ऐसा कहना था कि वो टॉक करने की बात कर रहा था, उसको कॉल आउट करके लेट्स टॉक बोला था तो वो टॉक करने ही जा रहा था। बट ऑब्वियसली यहाँ पर अरमान सारूकियन को अगर छोड़ा जाता उस फाइटर को जाके पीटने ही लग जाता। तो ये बेसिकली एक तरीके से वापस से फाइट अरमान सारूकियन के यहाँ पर हो गई है। अब भाई इस बारे में मैं क्या ही बताऊं आप सबको, ऑब्वियसली अरमान सारूकियन की हर जगह कुछ ना कुछ ब्रॉल, कुछ ना कुछ फाइट और हर हफ्ते कुछ ऐसी एक न्यूज़ अरमान की ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब इस चीज़ में मैं कहूँगा कि अरमान सारूकियन ने जो लाइव स्ट्रीम पे बोला होगा उस बंदे की कंट्री के बारे में, भले वो मीन ना कर रहा हो, लेकिन वंस अगेन अरमान सारूकियन लूज स्टेटमेंट्स देता है, मैं ये चीज़ कहूँगा, और उसके कारण फिर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं, वो अपना यहाँ पर बैकलैश दिखाते हैं, फिर अरमान सारूकियन उसको हैंडल नहीं कर पाता है। और देन अगेन भाई चीज़ ये रहती है कि अरमान को अभी चाहिए टाइटल शॉट और यूएफसी ऐसे फाइटर को कभी बैक नहीं करेगी जो यूएफसी और दूसरे के भी इवेंट्स जाके ऐसे खराब करेगा। ये एक सोशल मेनस हो बेसिकली कोई फाइटर, उसको बिल्कुल भी यूएफसी पसंद नहीं करती। अरमान सारूकियन को फिलहाल सुधरना चाहिए ये सारी हरकतें। भाई एक बार चैंपियनशिप जीत जा या एक बार तेरे को टाइटल शॉट तेरा कंफर्म हो जाए फिर करना भाई ये सारी चीज़ें। बैक स्टेज पे किसी को मार देना, किसी फैन को अटैक कर देना, हेडबट कर देना अपोनेंट को, अब ये चीज़ एक नई आ गई। नेटफ्लिक्स के इवेंट में भी इसने कुछ कर दिया, तो हर महीने कुछ ना कुछ बढ़िया अरमान सारूकियन यहाँ पर कर देता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।